जिला चंबा में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 1 जून को होने जा रहे मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये जानकारी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने जिला मुख्यालय चंबा में इस संबंध में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि जिला चंबा के 621 स्थानों पर 331 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 20 मतदान केंद्र क्रिटिकल श्रेणी में हैं, जिनमें चुराहा विधानसभा क्षेत्र के 7, भरमौर विधानसभा का 1, चंबा विधानसभा क्षेत्र के 2, डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के 6 तथा भटियात विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्र शामिल हैं, जहां पर सुरक्षा के अतिरिक्त प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला के सभी मतदान केंद्रों में मतदान पार्टियां पहुंच चुकी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला में कुल 4,09,227 मतदाता हैं, जिनमें 30 मार्च 2024 के पश्चात 8,059 नए मतदाता शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि जिला चंबा में 2,06,967 पुरुष मतदाता, 2,02,258 महिलाएं मतदाता तथा 2 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। मतदाताओं के संबंध में जानकारी साझा करते हुए उपायुक्त ने बताया कि चुराहा विधानसभा क्षेत्र में 41,421 पुरुष तथा 40,331 महिला मतदाताओं सहित कुल 81,752 मतदाता हैं। भरमौर विधानसभा क्षेत्र के 41,782 पुरुष तथा 39,159 महिला मतदाताओं सहित कुल 80,941 मतदाता हैं। चंबा विधानसभा क्षेत्र में 43,553 पुरुष तथा 43,185 महिला मतदाताओं सहित कुल 86,738 मतदाता हैं। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में 39,430 पुरुष और 38,817 महिला मतदाता तथा 2 थर्ड जेंडर सहित कुल 78,249 मतदाता हैं। भटियात विधानसभा क्षेत्र में 40,781 पुरुष तथा 40,766 महिलाएं मतदाताओं सहित कुल 81,547 मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि 1 जून को मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 12 अन्य दस्तावेजों में से किसी एक को अपने पहचान पत्र के रूप में मतदान के समय प्रस्तुत करने को अधिकृत किया गया है। इसमें भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सेवा पहचान पत्र, पासबुक, पैन कार्ड, स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड, NPR के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज, सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसेबिलिटी आई कार्ड इत्यादि दस्तावेज शामिल है, जिनका उपयोग मतदान के दौरान पहचान पत्र के रूप में किया जा सकता है। सबका स्वागत है। आज की हमारी जो ये प्रेस ब्रीफिंग हमने रखी है, आप सभी जानते हैं कि कल पूरे प्रदेश भर के अंदर मतदान का दिवस है। तो आज की जो ये हमारी प्रेस ब्रीफिंग है, सबसे पहले हम चालू करेंगे उन्हीं के साथ जो जिनके लिए बेसिकली पूरी एक्सरसाइज की जाती है, जो कि हमारे मतदाता हैं। तो मतदान का समय आप लोगों को परिचित है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है। तो जितने भी हमारे वोटर्स हैं, सुबह 7 बजे के बाद से कभी भी जाकर अपने पोलिंग बूथ पे अपना वोट डाल सकते हैं और शाम को 6 बजे तक। शाम को 6 बजे तक जितने भी मतदाता लाइन में होंगे, उन सभी को वोट करने का जो है वो मौका दिया जाएगा। 6 बजे जो भी हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, वो जितने भी लोग लाइन में खड़े होंगे उन्हें टोकन डिस्ट्रीब्यूट करके उसके बाद जो कोई आएगा उसके लिए ऑप्शन नहीं रहेगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी हमारे मतदाता हैं ये इंश्योर करें कि सुबह 7 से लेके शाम को 6 बजे के पीरियड के अंदर अपना मतदान डालना सुनिश्चित करें। इसके अलावा मतदान में एक जो क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से आइडेंटिटी कार्ड हैं जो कि अलाउड हैं। तो एपिक तो हम सभी जानते हैं कि जो वोटर इलेक्शन कार्ड है वो तो एक आपका प्रमाण पत्र है ही। इसके अलावा अगर आपके पास कॉपी नहीं है या नहीं मिल रही है किसी कारण से, तो आधार कार्ड, नरेगा का जो आपका जॉब कार्ड इश्यू होता है लेकिन उसमें आपकी फ़ोटो लगी होनी चाहिए, आपकी पासबुक अगर उसमें फ़ोटो के साथ है तो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आपके पास एग्जिस्ट करता है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके पास जो गवर्नमेंट ID कार्ड आपका इशूड होगा। एक UD ID कार्ड है जो डिसेबिलिटी कार्ड हम लोग इशू करते हैं। और इसके अलावा ऑफिशियल ID कार्ड्स जो MPs, MLAs और MLCs को इशू होते हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वो हिमाचल में लागू नहीं होता। एंड हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड अंडर स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। परंतु मुख्यतः बेसिकली आधार, नरेगा, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो हैं उनको भी आप साथ में लेकर जा सकते हैं अगर आपके पास एपिक उपलब्ध नहीं है।
एक वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप है जो BLO सभी मतदाताओं को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्शन से कुछ समय पहले। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप सिर्फ आपकी सूचना के लिए है, वो एज ए ID प्रूफ नहीं मान रहे हैं। तो कोई भी मतदाता ये गलती ना करें कि अकेले वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप लेकर जाएं। आपको एक फ़ोटो ID कार्ड लेकर जाना पड़ेगा जिसमें एपिक मुख्य थे, और उसके अलावा मैंने अभी आपके साथ सूची जो है वो साझा करी। साथ ही में आप सभी जानते हैं कि मोबाइल जो हमारे पोलिंग बूथ हैं वहाँ पर कंडक्ट को भी अपना मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई भी मतदाता किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर फैलाते हैं, रकस क्रिएट करते हैं, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके पास अथॉरिटी है कि वो उन्हें वहाँ से निष्कासित कर सकते हैं। तो निवेदन रहेगा सबसे कि सब अपना जो है व्यवहार ठीक रखें और जो गरिमा है पोलिंग बूथ की उसको मेंटेन करें। मोबाइल फ़ोन जो है वो पोलिंग बूथ के अंदर अलाउड नहीं है, ये सभी आप जानते हैं, क्योंकि उससे सीक्रेसी वायलेट होने का आपका चांस रहता है। तो मोबाइल फ़ोन पोलिंग बूथ के अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो अगर आप लेके जाते हैं तो बाहर आपका एक वोटर असिस्टेंस बूथ है जहाँ पे हमारे BLO साहिबान बैठते हैं, उनके पास डिपॉजिट कर सकते हैं, या अपने किसी भी संगी साथी के आप साथ गए उनको दे सकते हैं। साथ ही में जब आप वोट करेंगे तो ये भी सबको मालूम है कि वोटिंग कंपार्टमेंट में आपके अलावा और कोई नहीं हो सकता, चाहे वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो, चाहे वो पोलिंग एजेंट हो, चाहे वो कोई भी हो। इवन अगर DO भी वहाँ पे प्रेजेंट है तो उनको भी अथॉरिटी नहीं है कि आपके साथ वोटिंग कंपार्टमेंट में प्रेजेंट हो। आपके मतदान की जो सिक्रेसी है, जो गोपनीयता है, उसका पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट अधिकार है, तो कोई भी आपके साथ वहाँ प्रेजेंट नहीं हो सकता। बहुत से हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा जो हमारा वोटिंग की प्रक्रिया है कि किस प्रकार से आपका पोलिंग बूथ के अंदर चलता है उसके बारे में भी हल्का सा ब्यौरा दे देता हूँ। हमारे एक पोलिंग बूथ पे इन जनरल 4 आपके अधिकारी होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2 और पोलिंग ऑफिसर 3। जब भी कोई मतदाता एंटर करता है सबसे पहले वो पोलिंग ऑफिसर 1 के पास जाता है, जो उसकी आइडेंटिटी के बारे में अपनी कॉपी के ऊपर उसको आइडेंटिफाई करके उसका नाम ज़ोर से पुकारता है। उसका कारण ये है कि जो भी हमारे पोलिंग एजेंट हैं वो भी ये चेक कर सकें कि ये यही व्यक्ति है, और अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन डाउट है तो उसी पॉइंट पे रेज कर सकता है। एक बार जैसे ही आपकी आइडेंटिटी सुनिश्चित हो जाती है और आपकी जो उनके पास इलेक्टोरल रोल है पोलिंग ऑफिसर 1 पे, उस पर आप मार्क हो जाते हैं, तो आप पोलिंग ऑफिसर 2 के पास जाते हैं। पोलिंग ऑफिसर 2 आपसे एंट्री करवा के आपका सिग्नेचर करवाता है, आपको एक वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप देता है और आपके हाथ पे स्याही लगाता है। तो ये 3 कार्य जो है वो आपका पोलिंग ऑफिसर नंबर 2 करता है, जिसका काम जो है वो सबसे लंबा होता है। तो जहाँ पे भी हमारे 1200 से अधिक वोटर हैं वहाँ पे 2 हमने पोलिंग ऑफिसर 2 लगाएं, ताकि आपका जो वोटर इनफ्लो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके और किसी भी प्रकार की वहाँ पे लाइन जो है वो लंबी क्रिएट ना हो। पोलिंग ऑफिसर 3 EVM इंचार्ज होता है, उसके पास CU होती है। आप जैसे उनके पास जाएंगे वो पुनः एक बार आप चेक करेंगे कि क्या आपके बाएं हाथ की उंगली के ऊपर इंडेलिबल इंक लगी हुई है तो वो आपको वोटिंग कंपार्टमेंट की तरफ भेज देंगे और आपको CU का वो बटन दबा देंगे ताकि आप वोट कर सकें। तो जो भी हमारे नए मतदाता हैं वो उनके लिए थोड़ा सा प्रक्रिया साझा करी, बाकी लोग तो सभी जानते होंगे। इसके अलावा 2 एक मुख्य ऐप है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, वोटर हेल्पलाइन ऐप। ये आपके गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। वोटर हेल्पलाइन ऐप VHA। इस ऐप के ऊपर जितनी भी इलेक्शन रिलेटेड जानकारी है वो आपको सारी अवेलेबल है। आपके मतदाताओं जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनके एक एफिडेविट फाइल किया जाता है, फॉर्म 26 हम जिसे बोलते हैं, जिसमें वो अपने पूरे डिटेल्स देते हैं कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, मेरे पास ऊपर कितने कोर्ट केसेस हैं। ये पूरी जो सूचना है ये उस ऐप के ऊपर आपको अवेलेबल है। आप ऊपर अपने प्रत्याशी का नाम सर्च करें, वो मिल जाएगी। साथ ही में मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा बूथ कौन सा है, मेरा जो हमारी वोटर लिस्ट है उसमें मेरा नंबर कौन सा है, तो एपिक कार्ड आप डालेंगे वो इन्फॉर्मेशन आपको उसके अंदर मिल जाएगी। तो जो भी हमारे पहली बार मतदाता हैं वो ये सूचना जानना चाहते हैं या कन्फ्यूजन है कि मेरा पोलिंग बूथ कहीं शिफ्ट ना हो गया, और बिकॉज नए पोलिंग बूथ भी क्रिएट होते हैं, तो ये सब आप वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से पता कर सकते हैं। अगर कुछ सूचना आपको फिर भी नहीं मिलती है तो 1950 इलेक्शन की हेल्पलाइन है जो हमेशा चली हुई है, उसके ऊपर भी आप कॉल करके कोई भी जानकारी किसी भी प्रकार की प्राप्त कर सकते हैं। और आखिरी ऊंचाई आई थिंक सबसे ज़्यादा चक्सू भटोरी की है जो पांगी के अंदर है, चसक भटोरी जो कि पांगी के अंदर है। तो वहाँ पे भी टीम पहुँच गई थी कल ही, और वहाँ पे जाके मैंने पोलिंग स्टेशन स्थापित भी कर लिया है।
कल थोड़ा पांगी में मौसम भी ख़राब था, परंतु उसके बावजूद भी एसडीएम और आरसी पांगी ने इंश्योर किया कि उनकी सारी की सारी पोलिंग पार्टीज टाइमली बिना परेशान हुए अपने अपने स्टेशन तक पहुंच सकें। 78 पोलिंग बूथ्स जो है आपके मिशन 414 71 जी। तो उसमें आपने जैसे स्वीप के अंदर अलग अलग गतिविधियाँ की हैं जी। तो अब वहाँ कल के दिन कैसी व्यवस्था रहेगी कि आपकी परसेंटेज वहाँ पे कुछ बढ़े? जी, उसके लिए बेसिकली जो एक मुख्य कार्य किया गया है, जो पहले ही कर दिया गया है, वो कि जितने भी वहाँ के मतदाता हैं उन सबको पर्सनलाइज्ड इनविटेशन कार्ड वहीं के स्कूल के बच्चों के माध्यम से ही प्रोवाइड किए गए हैं। तो उससे हमें ये उम्मीद है कि ये जो पर्सनल कनेक्ट है जो कि सीईओ साहब ने पूरे स्टेट में करवाया है, उससे शायद जो एक हमारा ग्रुप छूट रहा है किसी कारण से, वो मतदान करने नहीं आते, वो प्रॉब्लम उससे एड्रेस होनी चाहिए। और बाकी जितने भी हमारे एसडीएम और स्वीप नोडल अधिकारियों ने वहाँ पे मेहनत करी है, पीआरआईज के साथ मिलके, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, युवक मंडल के साथ मिलकर, तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि ऐसे हमारे जितने भी बूथ हैं उनके ऊपर इस बार मतदान प्रतिशतता में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगी। सर, जैसे कई जगह से मतदान बहिष्कार की बातें आई हैं जी। सर उनके लिए क्या किया गया? जी, जहाँ जहाँ से भी मतदान बहिष्कार की ये बातें आई हैं, तो जिस भी विभाग से वो संबंधित है, चाहे वो शिक्षा से हो, मेजरली तो सड़कों के साथ है, तो वहाँ पे एक्सीएन पीडब्ल्यूडी या एससी पीडब्ल्यूडी जो हैं वो जाके लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, जो हमारी स्वीप टीम है उनके साथ, और ये उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन का बहिष्कार करना पहली बात तो कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे कि कल कहीं पे पर्टिकुलर 4 गाँवों से लोगों ने कहा कि हम वोट नहीं डालेंगे, तो एक तो बहुत ही समय आपने नहीं दिया, या तो समय रहते हुए अगर हमसे बात की जाती तो हो सकता था कि कुछ इमीडिएटली इम्प्लीमेंट भी हो पाता। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि उन्हें समझाया जाए कि अपना जो इलेक्शन, अपना जो मताधिकार है उसको ना उपयोग करके कोई सोल्यूशन अचीव नहीं होगा। जो जेन्युइन ग्रीवांसेस है उनको एड्रेस करना वैसे भी हमारी जिम्मेदारी है, तो आपने उजागर किया है, तो उनका समय जिस भी तरीके से किसी भी प्रकार से रिजॉल्व किया जा सकेगा उसकी कोशिश प्रशासन करेगा। सर, एब्सेंटी वोटर का कितना परसेंटेज रहा सर? ये फिगर एब्सेंटी वोटर्स का कितना रहा? परसेंटेज तो लगभग 98% मेरे हिसाब से, 97-98%। एक सर आपका कंपेन बड़ा अच्छा चल रहा था, मतदान अभियान जागरूकता में, लेकिन दिक्कत ये रही कि चौगान वार्ड से एक परिवार है, वहाँ के 3 वोट टाइमली सबमिट कर दिए गए थे, सारी फॉर्मेलिटी, लेकिन नहीं बन पाए। तो उसके परिवार के लोग अप्रोच कर रहे थे कि मेरे परिवार के 3 वोट खराब हो गए, 2 यंग थे और एक एब्सेंटी वोटर 85 था। तो वो बोल रहे थे कि मुझे बड़ा दुख लगा कि बाकी एक हेडक्वार्टर के साथ था, जबकि उन्होंने अप्रोच भी किया जो येलो थे। तो अब पता नहीं क्या इशू रहा, पर्सनल इशू रहा था, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है सर, क्योंकि जी नहीं, स्पेसिफिक केस पे जी मैं ऐसे कमेंट तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जो लास्ट डेट थी इनरोलमेंट की वो 4 मई 2024 तक आपको अलाउड था। 1 अप्रैल कर दिया सर, जो फॉर्मेलिटी थी सर, जो कागजात थे, जो जिस टाइम बोला कि कुछ कागजात थे वो भी दे दिए। तो अगर आप सेपरेटली देते हैं तो वी कैन फाइंड आउट। उनका नाम है संदीप कुमार, बोले में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो पता होना चाहिए संदीप कुमार है। हाँ जी। तो वो बता रहे थे कि हमने अप्रोच किया था ये लोगों को भी, लेकिन अब एक बच्ची उन्होंने स्पेशल शिमला से बुला की थी कि भी वोट करना है उस सकते, और एक उसका ब्रदर था, मैं उनके बुजुर्ग थे 85 जी जी नहीं, हम इंक्वायरी करा लेते हैं, क्योंकि 4 मई तक हमारे पास जितने भी आवेदन आए थे उन सभी के जो हैं वो एप्लीकेशन वर डिस्पोज्ड ऑफ। जी सर, जैसे ये स्ट्रॉन्ग रूम है सारी, वहाँ पे वहाँ सिक्योरिटी का क्या इंतजाम होगा? क्या लेयर वाइज होगा? जैसे पहले फर्स्ट लेयर में कौन होगा, सेकंड लेयर में कौन होगा? जी, तो बेसिकली जो आपके पोस्ट पोलिंग स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं वहाँ पे 3 लेवल में आपकी सिक्योरिटी है। सबसे इंटरनल लेयर जो है वो हमारी आईटीबीपी के साथ है, उसके बाद जो हमारी स्टेट की आर्म पुलिस है उनकी वहाँ पे टुकड़ी है, और जो तीसरा सबसे आउटर लेयर है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो मैनेज करती है। एंड बिना पास की कहीं पे भी कोई भी किसी प्रकार की एंट्री नहीं है, और जो हमारा काउंटिंग सेंटर है उसके चारों तरफ काउंटिंग डे और उसके बाद पोलिंग के बाद से कंसर्न रिक्वायर्ड टीम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, वो डिप्यूट हो जाएंगी, और पोलिंग पार्टी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ये एक्सेस रहेगा कि वो रेगुलर बेसिस पे जो ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम के गेट्स हैं वहाँ तक उनको अलाउड है आना, वो उसको देख भी सकते हैं। एक सीसीटीवी स्पेसिफिकली रूम क्रिएट किया गया है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज चाहें तो अपने लोगों को छोड़ सकती हैं, ताकि वो 24/7 देख सकें, उन गेटों के ऊपर अपनी नज़र बना के रख सकें।
सर गर्मी में बहुत ज़्यादा है, कई वोटर ऐसे भी है जो 85 से कम उम्र वाले भी है, ऐसे बुजुर्गों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी कि इतनी गर्मी में क्या- जितने भी पोलिंग बूथ हैं वहाँ पे खासकर जैसे भटियात क्षेत्र के, तो शेड की कुछ मिनिमम व्यवस्था सभी जगह पे की जाएगी। साथ में बुज़ुर्ग के लिए कुर्सियाँ वगैरह, पानी की व्यवस्था वहाँ पे है। परंतु जो हमारा एब्सेंटी वोटर है वो भी 85 प्लस के लिए है, तो वैसी सुविधा तो इस सेगमेंट को नहीं मिल पाएगी। सर वॉलंटियर कितने सेवा दे रहे हैं? तमाम ड्यूटी ऑफिसर्स के साथ साथ वॉलंटियरों ने भी सेवा दे रही है, कितने volunteer मिल रहे हैं? जी, एग्जैक्ट नंबर की सूचना तो मेरे पास अभी नहीं है, परंतु जितने भी हमारे एसडीएम्स हैं उन्होंने एनएसएस और एनसीसी के वॉलंटियर्स उन सभी स्कूल्स जो कि उस वॉलंटियर के निकटतम स्थित है वहाँ पे डिप्लॉय किए हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि जो हमारे खासकर ओल्ड एज वोटर्स आते हैं या ऐसे वोटर्स आते हैं जिन्हें किसी प्रकार की सहायता चाहिए और ओवरऑल फैसिलिटेशन के लिए सभी जगह पे ऐसे वॉलंटियर्स, चाहे वो एनएसएस या एनसीसी और भारत स्काउट एंड गाइड्स, तीनों के माध्यम से डिप्लॉय किए गए। सर कई जगह पे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, चंबा में भी ऐसी कोई? जी, सभी पोलिंग बूथ के ऊपर जो हमारी आशा वर्कर हैं या फीमेल हेल्थ वर्कर है उसमें से एक ना एक व्यक्ति प्रेजेंट रहेगा फर्स्ट एड किट के साथ, है ना। और साथ में सभी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, जो भी निकटतम पीएचसी और सीएचसी की इंफॉर्मेशन, तो वहाँ पे कॉल भी किया जा सकता है और कुछ एक्चुअल में मेडिकल इमरजेंसी होती है तो सेक्टर ऑफिसर के माध्यम से किसी को वहाँ पहुँचाया भी जा सकता है। सर जिला में मतदान प्रतिशतता को बढ़ा 631 में से 195 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहाँ पे आपको पैदल चल के जाना पड़ता है, और इसमें से 59 ऐसे पोलिंग बूथ है जहाँ पे आपको 3 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चल के जाना पड़ता है। तो जितने भी हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं उसमें से सारी पहुँच चुकी हैं। 7 पोलिंग पार्टीज़ हैं जो आज मूव करेंगी, ये आपकी मुख्यतः महिला और जो हमारे पीडब्ल्यूडी पोलिंग पार्टीज़ हैं, क्योंकि उनके पोलिंग स्टेशन पास में ही है, तो उनको आज सभी एसडीएम्स मूव कर देंगे। कल जितनी भी गई थी वो सबके सब पहुंच चुकी हैं। इसी के अलावा ईवीएम्स आप जानते हैं हमारे पास सफिशिएंट संख्या में है, वो सभी पोलिंग पार्टीज़ अपने साथ लेकर गए हैं। जितने भी हमारे दुर्गम क्षेत्र में स्थित पोलिंग स्टेशंस हैं जहां पर कि रिस्पांस करना किसी भी इमरजेंसी में मुश्किल है, वहां के लिए हमने पोलिंग पार्टीज़ को एक सेपरेट मशीन भी दी है, ताकि अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके पास एक ऑल्टरनेट रिजर्व मशीन अवेलेबल हो। इसके अलावा हमारे पास 63 सेक्टर ऑफिसर्स हैं जो कि कल तारीख में अपने अपने पोलिंग बूथ जो उनको असाइन किए गए हैं उनका रेगुलरली इंस्पेक्शन करते रहेंगे, रेगुलरली विजिट करते रहेंगे। जो भी हमारे इलेक्शन की 4 बेसिकली मुख्य स्टेज हैं। आपका पहला है मॉक पोल जो कि सुबह 5:30 बजे स्टार्ट होगा, 1.5 घंटे पहले जो समय निर्धारित किया गया है पोलिंग चालू करने के लिए, तो 5:30 इन दी मॉर्निंग। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ पोल यानी कि मतदान की शुरुआत जो कि सुबह 7 बजे करी जाएगी, और फाइनल आपका स्टेज है क्लोजर ऑफ दी पोल जो कि शाम को 6 बजे है, या जब भी आपका 6 के बाद जितनी देर में खड़े हुए लोग ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद होगी। तो ये तीनों स्टेज को मॉनिटर करने के लिए जो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं वो रेगुलरली अपने पोलिंग बूथ्स का विजिट करेंगे। इसी के साथ हमारे पास 68 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पे किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो वहाँ से रिपोर्टिंग के लिए पुलिस प्रशासन के माध्यम से VHF सेट्स का प्रयोग किया गया है, जिसमें 20 वॉट और 4 वॉट के छोटे सेट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, और एक नेटवर्क क्रिएट किया गया है ताकि हर एक पोलिंग स्टेशन से रेगुलर बेसिस पर जानकारी SDMs के वहाँ पे जो स्थापित कंट्रोल रूम हैं और DSPs के जो स्थापित कंट्रोल रूम हैं उन तक जा सके, और उनसे सूचना आगे हमें अग्रेषित की जा सके, और ये सूचना फिर हम आपके साथ और CEO ऑफिस के साथ भी साझा कर सकें। इसके अलावा कल पोलिंग पार्टीज़ की मूवमेंट के लिए 91 HRTC की बसेस और 95 लाइट व्हीकल्स जो हैं वो इस्तेमाल की गई थी, और इतनी गाड़ियों की ज़रूरत हमें पड़ेगी जब हम पोलिंग पार्टीज़ को वापस लेकर आएंगे। काउंटिंग पोलिंग के बाद चंबा और चुरा असेंबली सेगमेंट की जो मशीनें हैं वो 1 तारीख को ही चंबा में जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है मिलेनियम पॉलिटेक्निक कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के कैंपस में, वो उसी तारीख को आके स्टोर कर दी जाएंगी। उसके अलावा जो हमारे 3 असेंबली सेगमेंट है भरमौर जिसमें पांगी भी सम्मिलित है, भटियात और डलहौजी, इनकी जो EVM मशीन्स हैं वो 2 तारीख को सुबह 9:30-10 बजे तक हमारे पास यहाँ पे आके स्टोर करी जाएंगी, सील करी जाएंगी। उसके बाद जो आपका वेयर हाउस है वो सीधा 4 तारीख को खुलेगा जब काउंटिंग है। तो ये भी सभी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी ये सूचना जो है पहले से शेयर की जा चुकी है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो आप जानते हैं कि आखिरी के जो 48 घंटे हैं वो बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। इसके लिए हमने सेक्शन 144 CRPC के अंतर्गत
करंट जो आदेश है वो भी हमने पारित कर दिया है। उसका इम्प्लीमेंटेशन पुलिस और हमारे जो SDMs हैं वो अपने लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं सिर्फ ये सूचना थोड़ी सी शेयर करना चाहूँगा कि जो हमारे 20 पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे ITBP की टुकड़ियाँ, 20 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे ITBP की टुकड़ियाँ SP साहब पहले ही डिप्लॉय कर चुके हैं। उसके साथ जितने भी हमारे काउंटिंग रूम और स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं वहाँ पे भी ITBP की जो सेक्शंस हैं वो डिप्लॉय किए जा चुके हैं। SSTs, FSTs और जो हमारे नाके हैं इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर के वो भी 24/7 एक्टिव हैं। और इसके बारे में थोड़ी और सूचना जो है आपको ADM साहब बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रतिबंधित हैं 48 घंटे में। मुख्यतः बेसिकली किसी भी प्रकार की पब्लिक रैलियाँ अलाउड नहीं है, परंतु आप हाउस टू हाउस कैंपेनिंग पे किसी प्रकार का प्रतिबंध भी नहीं है ना। आप बड़ी रैली नहीं कर सकते, बड़ी मीटिंग नहीं कर सकते, बट जो भी प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करना आपको अलाउड है। एंड इसके अलावा लाउड स्पीकर के ऊपर बैन है और मेजरली ये है कि आप बड़ी कैंपेनिंग नहीं कर सकते। एंड आखिरी 48 घंटे में अगर आप कोई एडवर्टीज़मेंट भी देना चाहते हैं मीडिया के अंदर तो उसका भी पहले आपको प्री सर्टिफिकेशन या तो डिस्ट्रिक्ट स्तरीय MCMC कमेटी से या स्टेट स्तरीय या केंद्र स्तरीय MCMC कमेटी से उसका अप्रूवल लेना अनिवार्य है। इसके लिए भी डायरेक्शंस जो है वो पास किए जा चुके हैं। अब मैं SP साहब से निवेदन करूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में आपको ब्रीफ करें और उसके बाद ADM। पोलिंग डे पे सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे 2 तरह के पोलिंग स्टेशन है, एक क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन और एक ऑर्डिनरी पोलिंग स्टेशन। तो क्रिटिकल में हमारे 4 जवान CAPF के और 1 जवान होमगार्ड का, और जो ऑर्डिनरी पोलिंग स्टेशन है वहाँ 1 जवान हमारा पुलिस का और 1 जवान होमगार्ड का जाएगा। इसके साथ ही जैसा आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट में 4 कंपनी CAPF की आई हैं, तो इन कंपनीज़ को हमने इंटरस्टेट नाकों पर लगाया है। हमने थानों को भी हाफ सेक्शन एज अ QRT दी है। इसके अलावा क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन पे इन कंपनीज़ को लगाया गया है और साथ में सब डिवीज़न लेवल पे जो हमारे EVM कलेक्शन सेंटर्स हैं वहाँ पे भी उनकी सुरक्षा के लिए इसमें हाफ सेक्शन हमने डिप्यूट किए। जैसा डी साहब ने बताया, काउंटिंग डे पे या EVMs जो पोल होने के बाद चंबा स्ट्रॉन्ग रूम्स में आएंगे तो वहाँ पे जो इनर कॉर्डन होगा वो CAPF का होगा, मिडिल कॉर्डन स्टेट आर्म्ड पुलिस का होगा और जो आउटर कॉर्डन होगा वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का होगा। कोशिश ये की जाएगी कि सुरक्षा की पूरे पुख्ता व्यवस्था रहे, पूरे पुख्ता इंतजाम रहें और जो इलेक्शन प्रोसेस है स्मूथली और पीसफुली कंडक्ट। थैंक यू। अप्रोक्सीमेटली सर कितने आपके एम्प्लॉइज इसमें? देखिए, डिस्ट्रिक्ट जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट पुलिस का सवाल है तो हमारी लगभग 80% पुलिस इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटीज़ में डिप्यूटेड है और इसके साथ ही बाहर से हमें 200 पुलिस पर्सनल PHQ द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा CAPF हमारे पास 4 कंपनीज़ आई हैं और इसके साथ जो होमगार्ड्स हैं वो टोटल 660 होमगार्ड्स भी डिप्यूटेड हैं। सर ECI की डायरेक्शन के मुताबिक अभी लिक्विड बैन है जी, लेकिन जिला के कई ढाबों और दुकानों में जो लिक्विड बिक रही है इस दौरान, तो उस पर क्या आपका? देखिए, जैसा आपको पता है कि FSTs SSTs हमारी एक्टिव हैं। इसके साथ साथ CAPF जो आई है उसके द्वारा भी हम एरिया डोमिनेशन, पेट्रोलिंग, फ्लैग मार्चेस वगैरह करा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन के जस्ट प्रायर टू पोलिंग डे थानों में स्टाफ काफ़ी कम बचता है, ओनली स्केलेटन स्टाफ रहता है, लेकिन उसके बाद भी डायरेक्शंस दिए गए हैं DSPs और SHOs को कि अपने अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो लगातार विजिल रखें, पेट्रोलिंग करें और ये कोशिश करें कि आखिरी क्षणों में जो फ्रीबीज, कैश या लिकर देने का जो चलन रहता है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कर्व कर पाएँ। तो कोशिश हमारी यही होगी कि इस चीज़ पे लगाम लगाएं और ये चीज़ कम से कम हो। सर अभी तक कितना लिक्विड और कितना कैश सीज किया गया? देखिए, जब से MCC लागू हुआ है उसके बाद से NDPS के हमने 16 केसेस दर्ज किए हैं जिसमें लगभग 7 किलो चरस हमने बरामद किए और लगभग 60 ग्राम हेरोइन बरामद किए। इसके अलावा एक्साइज एक्ट में हमने लगभग 121 केसेस दर्ज किए हैं जिसमें लगभग 7,500 लीटर हमने शराब जब्त की है। इसके साथ साथ 5,500 लीटर हमने लाहन भी डिस्ट्रॉय किए। और मैं बताना चाहूँगा कि 2019 लोकसभा चुनाव के कंपैरिजन में इस साल जो हमने एक्साइज में काम किया लगभग 3 गुना सीजर है और FIRs भी 2 गुनों से ज़्यादा हैं और कैश हमने लगभग 3,75,000 रुपये जब्त किया है। थैंक यू। सर इसका जो जैसे आप ITBP की बात कर रहे हैं, बट ये